हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सोल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी काफी ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स की रिवीजन सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर की बात किया था, जहां पे इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। उसके बाद फोर्स सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। तो आज हम अपने थर्ड चैप्टर मोमेंट की बात करने वाले हैं। मोमेंट में जहां पे हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जहां पे कुछ थ्योरम पढ़ेंगे मोमेंट से रिलेटेड, और क्लासिफिकेशन देखेंगे मोमेंट का कि क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम रिएक्शन की वैल्यू निकालना जानेंगे अपने बीम पर, और बीम की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा देखिए, हमने पहले भी बता रखा है कि हमारी ये सीरीज जो चल रही है वो रिवीजन सीरीज चल रही है। तो रिवीजन सीरीज में क्या होता है कि हम काफी डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे हम वेरिगनेंस थ्योरम की बात करेंगे जब, तो हम उसको काफी डिटेल में नहीं समझेंगे। हम केवल ये समझेंगे कि हमारी थ्योरम कहती क्या है और कहां पे हम इसका अप्लाई करते हैं, या फिर जो भी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से भी हम वहां पे समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा काफी ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी लेक्चर्स के लिए, उससे रिलेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक्स है मोमेंट। तो सबसे पहले देखिए, हम जब मोमेंट की बात करते हैं, इसको हम हिंदी में आघूड़ बोलते हैं। ठीक है, आघूड़ बोलते हैं। जब हम मोमेंट की बात करते हैं तो हम अपने डेली लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हम अपने मोमेंट को कहाँ देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में काफी ऐसी चीजें हैं जो साइंस से रिलेटेड है, जो फिजिक्स से भी रिलेटेड है, सभी चीजें लगभग लगभग है। तो उसी में से एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है मोमेंट। हम मान लीजिए कोई ये एक बॉडी लिए, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी से समझेंगे कि हमारा मोमेंट कैसे जनरेट होता है। देखिए, हमने क्या किया, इस बॉडी पे हमने कोई एक फोर्स F लगाया, जो कि हमने कल बात किया था। अगर हम इस बॉडी पे कोई F फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट A पे है हमारी ये कोई बॉडी, ठीक है, इस पे कोई फोर्स हमने F लगाया, तो अब बॉडी पे फोर्स लगाने के कारण बॉडी हमारी क्या करती है, बॉडी हमारी मोशन करती है, गति करती है। और गति किस दिशा में करती है, इस साइड में करती है, जो कि पॉइंट B पे आती है। तो अगर बॉडी हमारी इस तरह की गति करती है, जो इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट पर एक सीधी रेखा में गति करती है, तो उसे हम बोलते हैं स्थानांतरण गति या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सी मोशन? ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। इसे हम स्थानांतरण गति बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए, जब हम फोर्स को डायरेक्ट इसके मतलब समांतर लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमें बॉडी को मोशन करानी है, तो हम इसी डायरेक्शन में फोर्स अगर लगाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। ट्रांसलेटरी मोशन हमारा वो मोशन होता है जिसमें बॉडी हमारी क्या करती है, सीधी रेखा में गति करती है। तो ऐसे मोशन को तो हमने बोल दिया ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन हमें पता है कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, अगर हम अपनी पृथ्वी की भी बात कर लें, तो हमारी पृथ्वी भी एक किसी ना किसी एक्सिस पे रोटेट होती रहती है, और हम उसके साथ भी, हम भी रोटेट होते हुए चलते हैं। हम भी रोटेट होते हैं अपनी पृथ्वी पे, पृथ्वी के रोटेट होने के कारण हम भी रोटेट होते हैं। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक गति में है, सब कुछ गति में है, सब कुछ मोशन कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोशन तो सीधी भी करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करती हैं, वो एक रोटेटरी पाथ पे भी गति करती हैं। कि मान लीजिए कि ये बॉडी, अब हमने कोई एक पिंड यहां से फेंका, इससे हमने कोई एक बॉडी लिया या कोई पत्थर लिया, हमने क्या किया, इसको ऊपर फेंका। अब ये पत्थर क्या करता है कि सीधे तो जाता है, ये साथ साथ देखिए इस डायरेक्शन में भी जाता है, उसके साथ साथ क्या करता है, ये आगे भी एक रोटेटरी पाथ को फॉलो करता है। तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो बॉडी एक किसी ना किसी पॉइंट से ये क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। उसके साथ साथ ये बॉडी क्या कर रहा है, आगे की तरफ भी मोशन कर रहा है। तो यहां से हमें दो चीजें निकल के आती हैं कि जब भी हम मोशन की बात करते हैं, या फिर अगर किसी भी बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी क्या करती है, दो तरह की मोशन देती है। पहला तो हमने पढ़ लिया, पहला हमारा कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है जिसको हम स्थानांतरण गति कहते हैं। और दूसरा साथ ही साथ हमारा एक रोटेटरी मोशन भी आता है। कौन सा? रोटेटरी मोशन आता है। ठीक है, इन दो मोशन की जब बात करते हैं तो हमारा जो रोटेटरी मोशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारा मोमेंट से रिलेटेड होता है। मोमेंट हमारा क्या होता है, इसके बाद हम समझते हैं। यहाँ पे हम मोशन की दो बातें करते हैं कि अगर कोई बॉडी हम फेंकते हैं या फिर कहीं भी उस पर फोर्स लगता है, तो उस पर दो मोशन हमारे प्राप्त होते हैं, दो गति प्राप्त होती है। पहली हमारी ट्रांसलेटरी मोशन होती है, दूसरी हमारी रोटेटरी मोशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इससे रिलेट करते हैं अपने मोमेंट को।
एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं हम मोमेंट को समझने के लिए। हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक दीवार है, ठीक है, हमारी ये एक दीवार है। हम क्या करते हैं कि इस पे एक दरवाजे को लगाते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई एक दरवाजा है, ठीक है, ये कोई एक दरवाजा है हमारा। जब हम इस दरवाजे को ओपन करते हैं, जब हम इस दरवाजे को ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस पे एक फोर्स लगाते हैं, जो कि किस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स कोई लगाते हैं। तो अगर दरवाजा मान लीजिए कि इसका ये है, यहां से दरवाजा ये है, हमारा डोर है, इस पे अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं तो क्या करता है, दरवाजा रोटेट होता है, दरवाजा इस एक्सिस पे रोटेट होता है। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हमने कोई फोर्स यहाँ पे लगाया, हमने कोई यहाँ पे एक फोर्स लगाया जिसके कारण दरवाजा हमारा रोटेट हुआ, रोटेट मोशन किया, ठीक है, रोटेटरी मोशन किया। तो यहां पे एक मोमेंट जनरेट होता है। मतलब कि हमने जो फोर्स लगाया, एक फोर्स ऐसा हमने लगाया जिसके कारण क्या कर रहा है, बॉडी हमारी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस पे। किसी एक्सिस पे बॉडी जब रोटेट करती है तो वहां पे हमारा एक मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो ये चीजें कह सकते हैं कि अगर हम इसको डिफिनीशन के तौर पे देखें तो हम ये चीजें कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति जो रखता है वही हमारा मोमेंट कहलाता है। मतलब कि अगर हमने किसी बॉडी पे ये कोई हमारी एक बॉडी है जिसको हमने क्या किया, एक साइड से फिक्स कर दिया, हमने क्या किया, एक साइड से फिक्स कर दिया या कोई पिन ज्वाइंट लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, बल लगाया हमने। इस बल लगाने के कारण क्या कर रहा है, ये बॉडी हमारी कुछ इस तरीके से रोटेट होगी। क्यों होगी ना, क्योंकि ये चारों तरफ से अगर हमने इसको फोर्स लगाया तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, इसके इधर रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा एक मोमेंट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो मोमेंट हमारा तभी जनरेट होगा जब ये हमारा फोर्स उस बॉडी पे एक परपेंडिकुलर, मतलब कि ऊर्ध्वाधर लगेगा, तभी हमारा ये मोमेंट जनरेट होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम मोमेंट की बात करते हैं, मोमेंट मतलब कि आघूर्ण की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु, किसी वस्तु पे या फिर किसी बॉडी पे लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स के कारण बॉडी में जो रोटेशन उत्पन्न होता है उसे मोमेंट कहते हैं। ये चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने किसी बॉडी पे, देखिए हम, मतलब कि हमने ये कहा कि अगर हम कोई बॉडी ये ले रहे हैं, मान लीजिए हमारी कोई ये बॉडी एक है, इस बॉडी पे क्या किया हमने, एक पिन ज्वाइंट यहाँ पे लगा दिया, पिन की तरह हमने मान लीजिए इस साइड को पकड़ के रखा है। अब हमने क्या किया कि हमने इस पे एक फोर्स लगाया, इस पे हमने एक फोर्स लगाया, कोई डिस्टेंस x, यहां से कोई डिस्टेंस x पे फोर्स लगाया हमने। इस फोर्स के कारण अब बॉडी क्या करेगी, बॉडी हमारी रोटेट होने की कोशिश करेगी, यहां से कुछ रोटेट होकर इस डायरेक्शन में जाएगी। यही तो रोटेशन, हमारा रोटेशन पाथ होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो रोटेट हो रही है, यहीं से हमारा क्या, मोमेंट आघूर्ण जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहीं पे हमारे इस फोर्स लगने के कारण, परपेंडिकुलर फोर्स लगने के कारण जो बॉडी हमारी रोटेट हो रही है, उसके कारण हमारा एक मोमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आगे अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें कि मोमेंट बराबर हमारा होता क्या है, तो मोमेंट की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो मोमेंट बराबर हम बोलते हैं, मोमेंट आघूर्ण बराबर हम बोलते हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब ऊर्ध्वाधर दूरी। जैसे कि ऊर्ध्वाधर दूरी में अगर हम इसमें बात करें तो हमारा फोर्स तो F लग रहा है यहाँ पे, और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस x हो जाएगी। तो अगर हम मोमेंट OA की बात कर रहे हैं, मतलब O पे अगर हम मोमेंट निकालना चाहें, यहाँ पे हम मोमेंट निकालना चाहें, इस बॉडी में अगर हम मोमेंट की बात करें तो हमारा MO, अगर O पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो O पॉइंट से लेकर हम अगर आगे की तरफ देखें कि हमारा फोर्स कहां तक लग रहा है, हमारा फोर्स यहाँ पे लग रहा है F डिस्टेंस पे। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी,
देखिए अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो ये कोई पॉइंट है और हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो हमारा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना, ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे अगर फोर्स हमारा कुछ ऐसे एफ लग रहा है तो ये ओ ए डिस्टेंस जो है हमारी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस होगी हमारी जो फोर्स से लग रही है, तो ओ ए डिस्टेंस हमारी जो होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर हम मोमेंट की यहाँ पे बात करें कि ओ पॉइंट पे हमारा मोमेंट फिर क्या आ जाएगा, तो ओ पॉइंट पे हमारा मोमेंट एफ इंटू डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। मोमेंट का फॉर्मूला हमारा मींस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। किसी एक पॉइंट जहां पे हमें मोमेंट निकालना है वहां से हम उस फोर्स की डिस्टेंस को देखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी है, हमारा कितना है हमारा। ठीक है, अगर हमें यहीं पे ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना रहता और फोर्स भी यहीं पे लगता तो हम क्या करते, इसको आगे समझते हैं कि क्या करते। ठीक है, जहां पे हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स निकला। अब देखिए आगे हम समझते हैं जो हमने अभी कहा कि अगर हमें ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना रहा तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहां से हमारे दो पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि मोमेंट तभी आएगा, मोमेंट तभी हम निकाल सकते हैं जब फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स किसी डिस्टेंस पे लग रहा हो, फोर्स किसी डिस्टेंस पे लग रहा हो। इसका क्या मतलब है, हमने कहा कि मोमेंट हमारा क्या होता है, मोमेंट बराबर हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसको हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहां से ये चीजें तो निकल के आ गई कि जब भी हमारा फोर्स अगर किसी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना है और हमारी ये कोई बॉडी है, ये कोई हमारी बॉडी है और यहाँ फोर्स एफ लग रहा है, तभी हम ये एक्स डिस्टेंस है तभी हम मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी ये है, ये हमारी बॉडी है, अगर हम चाहें कि ओ पॉइंट पे मोमेंट निकाले और फोर्स भी अगर हमारा यहीं लग रहा है, एफ फोर्स हमारा यहीं लग रहा है, ओ पॉइंट पे ही हम मोमेंट निकालने की बात करें, तो आप बता सकते हैं यहां पे हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां पे अगर हम मोमेंट की बात करें तो यहां पे फोर्स इंटू एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम यहीं पे इसमें बात करें दूसरे अपने फॉर्मूले में, यहां पे अगर हम देखें दूसरे डायग्राम में, तो यहां मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों, देखिए ओ ए पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, हमने फोर्स कहां लगाया, ओ पॉइंट पे लगाया, और हमारा मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट आघूर्ण का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप बताइए कि क्या ये फोर्स हमारा ओ पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे लग रहा है, नहीं। इस यहां से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो फोर्स तो हमारा एफ लग रहा है, बट डिस्टेंस की अगर बात करें तो ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ओ पॉइंट से डिस्टेंस हमारी जीरो है। क्यों, क्योंकि फोर्स भी हमारा इसी ओ पॉइंट पे ही लग रहा है। तो यहां से हमारी दूसरी चीजें निकल के आती है, यहां से मोमेंट अगर हम निकालें तो यहां मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है, क्या दूसरा पॉइंट हमारा यहां निकल के आता है कि मोमेंट हमारा जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब फोर्स उसी पॉइंट से होके जाता है, उसी पॉइंट से होकर जाता है, इस पॉइंट से जिस पर मोमेंट निकालते हैं। तो हम ये चीज कह सकते हैं, कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का हमारा एक चीज यहां से निकल के आता है कि फोर्स अगर हमारा उसी पॉइंट से होके जा रहा है, मान लीजिए हमने ओ पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं और फोर्स भी हमारा इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो हमारा मोमेंट जीरो होगा, मोमेंट हमारा जीरो होगा। हम ये चीज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स और उस पॉइंट के बीच में हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो है। उस फोर्स और पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जीरो है, इसलिए उस पॉइंट पे मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहां से मोमेंट की दो कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है कि मोमेंट हमारा तभी लगेगा जब हम किसी पॉइंट पे मोमेंट निकालने की बात करते हैं और वो फोर्स, उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होता है उस पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे हो, उस बिंदु से किसी डिस्टेंस पे हो, किसी दूरी पे हमारा अगर फोर्स लग रहा हो, तभी हम मोमेंट निकाल सकते हैं। अगर हमारा फोर्स उसी बिंदु से होकर जा रहा है, जैसे कि ये दूसरे स्टेटमेंट में है, तो यहां पे हमारा मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आज से, अभी से ये चीजें आप रट के चलिए कि मोमेंट हमारा उसी पॉइंट से अगर फोर्स होके जाता है तो उस फोर्स का कोई भी मोमेंट नहीं होगा।
ठीक है, मोमेंट निकालने के लिए फोर्स हमारा किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए एक कंसेप्ट हमारा यहां से और निकल के आ जाता है कि अगर हम मान लीजिए कि इस फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लगा रहे हैं, इस फोर्स को हम, ये जो एफ फोर्स है हम क्या किए, यहां पे लगा दिए। तो अब आप बताइए जनाब कि इस फोर्स को अगर हमने यहां पे लगा दिया तो क्या हमारा यहां पे मोमेंट आएगा? आप बताइए, ओ पॉइंट पे हम बताना चाह रहे हैं कि हम ओ पॉइंट पे मोमेंट को निकालना चाहते हैं, तो क्या आप बताइए कि इस फोर्स के कारण हमारा इस ओ पॉइंट पे मोमेंट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो लाइन है हमारी फोर्स की, ये लाइन भी तो कुछ इसी पॉइंट से होके जा रही है, जिस पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना है इसी पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है ना फोर्स की। तो अब बताइए कि जब हमारी फोर्स की लाइन भी इसी पॉइंट से होके जा रही है तो क्या यहाँ पे कोई डिस्टेंस है? यहाँ पे डिस्टेंस तो फिर से जीरो हो गई ना, डिस्टेंस फिर से जीरो हो गई ना। तो अगर डिस्टेंस जीरो हो गई तो हमारा मोमेंट भी जीरो हो गया। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर उस बिंदु से हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो उससे जितने भी फोर्सेस हमारे जा रहे हैं उसका मोमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मोमेंट का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अपने मोमेंट की यूनिट को देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे निकल के आता है यूनिट ऑफ मोमेंट। यूनिट ऑफ मोमेंट, हमने बोला कि मोमेंट हमारा एक प्रकार का फोर्स है, मोमेंट हमारा एक प्रकार का मोशन है, रोटेटरी मोशन है। तो मोमेंट बराबर हमने लिखा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर माना है। परपेंडिकुलर का साइन हमारा ये होता है, पैरेलल का साइन हमारा ये होता है, तो हमने यही चीज यहाँ पे सिंबल लगाया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर हम मोमेंट की बात करें, यूनिट की बात करें, तो फोर्स की यूनिट हमारी क्या हो जाती है? फोर्स की यूनिट हमारी हो जाती है न्यूटन इंटू, अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मीटर होती है। तो यहां से मोमेंट की हमारी यूनिट निकल के आ जाती है, मोमेंट की यूनिट निकल के आ जाती है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, ये हमारी मोमेंट की यूनिट होती है, जो कि क्या है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। उसकी आगे हम बात करेंगे कि उसका मोशन क्या होता है, कैसा होता है। तो यहां से हमारी मोमेंट की यूनिट क्या आ जाती है, न्यूटन इंटू मीटर आ जाती है, जो कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं साइन कन्वर्जन, बल आघूर्ण का चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वर्जन देखते हैं कि हम मोमेंट अगर निकाल रहे हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जब हम मोमेंट निकालते हैं तो हमारा साइन कन्वर्जन कैसे लगाएं, कब हम उसको पॉजिटिव माने, कब हम उसको निगेटिव माने। तो आई होप आप लोगों को पहले की सारी चीजें मोमेंट निकालना क्लियर हो गया है। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो जो डाउट है थोड़े बहुत भी वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी है साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन, चिन्ह परिपाटी, मोमेंट निकालने की चिन्ह परिपाटी, ये क्या चीज है? देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपके ही बुक का है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। देखिए ये हमारी कोई बीम है, इसे हम बीम बोलते हैं, हम आगे इसके बारे में भी जानेंगे कि हमारा क्या है। ये बीम हमारी कुछ दो सपोर्ट पे टिकी हुई है, इन दो सपोर्ट पे हमारी बीम क्या है, टिकी हुई है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, और कोई एक फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स इस पे लग रहा है, इस बीम पे परपेंडिकुलर फोर्स कोई लग रहा है। ये कोई फोर्स परपेंडिकुलर हमारा लग रहा है ऊपर से सी पॉइंट पे, डब्ल्यू न्यूटन का, और दूसरा W1 न्यूटन का। ठीक है, और दूसरा कोई फोर्स हमारा डी पॉइंट पे, इस सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट पे भी हमारा कोई फोर्स एक लग रहा है नीचे की तरफ, W2 न्यूटन का। इनके बीच में हमारी जो डिस्टेंस है, मान के चलते हैं डिस्टेंस हमारी इनके बीच में पूरी की पूरी x है, x। ठीक है, डिस्टेंस को चलिए नहीं मानते हैं, डिस्टेंस को नॉर्मल हम छोड़ के चलते हैं क्योंकि हमें OA OB AC वगैरह जो भी है हम वही डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, कि देखिए अगर हम इसमें मोमेंट में साइन कन्वर्जन निकालें या रिजल्टेंट मोमेंट की बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे ये समझने वाला है कि बॉडी हमारी, अगर ये बॉडी या फिर ये हमारी बीम जो है इसको हम बॉडी मान लेते हैं। ठीक है, अभी बीम ना मान के हम बॉडी ही मान लेते हैं। अगर बॉडी हमारी किसी चीज पे टिकी हुई है, कहीं पर भी रखी हुई है या फिर कहीं भी टिकाई गई है, तो वहां पे सबसे पहला चीज याद रखने वाली है कि बॉडी जहां जहां टच करेगी दूसरी सरफेस से,
दूसरे सरफेस से कांटेक्ट होती है, वहां पे हमारा एक रिएक्शन जनरेट होता है। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया जनरेट होता है। देखिए कैसे प्रतिक्रिया जनरेट होता है। ये बीम, ये बॉडी का जो ए पॉइंट यहाँ पे है, ये बॉडी इस पे टिकी हुई है, इस पे टिकी हुई है, ठीक है। तो ये बॉडी जब टिकी हुई है तो आपने न्यूटन का थर्ड नियम पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है तो पहली बॉडी जितना ही बल अपने दूसरी बॉडी पे लगाती है, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाती है, बस डायरेक्शन उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो उसी तरीके से बॉडी हमारा पॉइंट ए पे नीचे की तरफ रिएक्शन लगा रही होगी, उसी तरीके से ये जो हमारा बीम का सहारा, ये जो बीम का सहारा है ना, जो टिकाया हुआ है, ये भी रिएक्शन क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, ठीक है। पहली चीजें तो यहाँ पे ये समझ में आती है। उसी तरीके से हमारा पॉइंट बी पे भी एक रिएक्शन लग रहा होगा जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो आपको ये चीजें यहाँ पे समझना है कि जब भी हम मोमेंट की कैलकुलेशन करें या फिर फोर्स की कैलकुलेशन करें या फिर पूरे मैकेनिक्स में कहीं भी किसी चीज की कैलकुलेशन करें, ठीक है, वो बॉडी अगर दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट है तो वहां पे एक रिएक्शन जनरेट होगा, मतलब कि एक प्रतिक्रिया जनरेट होगी। कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारी कोई एक बॉडी इस सरफेस पे रखी हुई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है। अब क्या कर रहा हूं, हम इस पे एक बॉडी को रखा हूं, ये कोई हमारी एक बॉडी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मोमेंट का निकालने का और रिएक्शन निकालने का, ठीक है। अगर हम इस बॉडी की बात करें तो बॉडी का इस कोई अपना भार होगा, वेट होगा, मान लीजिए वो भार हमारा क्या है, W है। अगर बॉडी हमारी नीचे की तरफ कोई W वेट लगा रही है तो ये सरफेस, ये जो सरफेस है ना, इतना ही वेट के बराबर एक रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ, R रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं। क्या, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। तो ये प्रतिक्रिया आर रिएक्शन कोई हमारी ये सरफेस लगाती है। ध्यान रखें कि ये सरफेस इस बॉडी पे आर रिएक्शन लगाती है जो इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये प्रतिक्रिया ना लगे, अगर ये प्रतिक्रिया ना लगे तो हमारा क्या होता है, बॉडी इस जमीन में धंस जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकेगी, और जहां रुकेगी वहीं पे हमारा रिएक्शन जनरेट होगा, वहीं पे हमारा रिएक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी कोई बॉडी किसी चीज पे रखी होती है या फिर चल भी रही होती है या फिर कुछ भी कर रही हो, तो वहां पे एक रिएक्शन जनरेट होना ही होना है जब वो दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो, दूसरी बॉडी के साथ जुड़ी हो। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को रिएक्शन की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि रिएक्शन कैसे लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट होता है कि आप बताइए कि अगर हमारी बॉडी ऐसे हो, कुछ इंक्लाइंड पे हो, ऐसे कुछ इंक्लाइन पे हो, तब फिर हम रिएक्शन कहां बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा फ्रिक्शन में आता है। मतलब कि हम देखिए सरफेस हमारी पहले ये थी, पहले सरफेस ये थी, अब हमने क्या किया, जैसे ये ओ ए सरफेस, ए बी सरफेस हमारी है, ए बी सरफेस है, तो हम क्या किए कि अब इस ए बी सरफेस को हम बी वाले पॉइंट को क्या किए, ऊपर उठा के यहां पे लेके चले गए। ठीक है, जो बॉडी हमारी पहले यहां रखी थी, अब हम इस बॉडी को उठा के यहां पे रख दिए हैं। ठीक है, यहां पे रख दिए। तो कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे हम फिर कैसे निकालेंगे कि हमारी रिएक्शन कहाँ लगेगी। क्या हमारी रिएक्शन फिर ऐसे लगेगी, यहाँ पे लगेगी? नहीं, यहाँ रिएक्शन हमारी नहीं लगेगी। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि बॉडी जहां पे होगी और जिसके साथ सरफेस कांटेक्ट में होगी, जिसके साथ कांटेक्ट कर रही होगी, तो ये देखिए बॉडी हमारा कांटेक्ट किसके साथ कर रही है, इसके साथ कर रही है। तो बॉडी जब भी इसके साथ कांटेक्ट कर रही है तो इसी के परपेंडिकुलर, इसी के ऊर्ध्वाधर हमारा रिएक्शन लगेगा। समझे? इसी के ऊर्ध्वाधर हमारा रिएक्शन लगेगा। तो रिएक्शन कुछ ये हमारा आर आ जाएगा। और बॉडी का वेट, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी हम बॉडी के वेट, भार की बात करते हैं, वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ लगता है, डब्ल्यू ऐसे। देखिए अब कहीं भी देख ले, W यहाँ पे ऐसे लगा है, तो उसी तरीके से W हमारा यहाँ पे ऐसे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन अब यहाँ ऐसे नहीं लगेगा, रिएक्शन ऐसे नहीं लगेगा, रिएक्शन अब हमारा यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस अब हमारी टेढ़ी होगी, इंक्लाइंड हो गई है। जब सरफेस इंक्लाइंड हो गई है तो सरफेस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आई है। ये जो हमारा सतह है, इस सतह से परपेंडिकुलर हमने बोला था ना कि ऊर्ध्वाधर ही हमारा रिएक्शन लगता है। तो बॉडी जब अब ऐसे रखी है तो हमारा रिएक्शन भी तो कुछ ऐसे लगना चाहिए, आर, तो हमारा रिएक्शन कुछ ऐसे लगता है। और बॉडी अब हमारी यहाँ पे रखी, इस वजह से देखिए इस सतह से परपेंडिकुलर हमारी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हमारी रिएक्शन लगी है। लेकिन वेट हमेशा डाउनवर्ड हो, चाहे बॉडी हमारी ऐसे रखी हो
तब भी वेट हमारा डाउन होगा। बॉडी हमारी कुछ ऐसे रखी हो फिर भी वेट डाउन होगा, बॉडी हमारी ऐसे रखी हो फिर भी वेट डाउन लगेगा, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा वेट, हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी बॉडी का वेट हमारा हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब साइन कन्वर्जन की बात करते हैं। तो हमें यहाँ से हमने रिएक्शन को देख लिया, हमारा दो रिएक्शन फिर यहाँ पे आएगा। ये बॉडी हमारी है तो हमारी यहाँ पे दो प्रतिक्रिया आएगी, पहली तो हमारी यहाँ पे आरबी आएगी और दूसरी प्रतिक्रिया हमारी यहाँ पे आर ए आ जाएगी, क्योंकि यही दो कांटेक्ट में है बॉडी, यहीं पे बॉडी दो जगह पे क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो रिएक्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ये वेट W1 और W2 है। तो आपसे मोमेंट में सवाल कैसे पूछेगा, आपसे मोमेंट में क्वेश्चन ये पूछता है कि या तो इस क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन दोनों रिएक्शन जो हमारी आर ए और आर बी है इसकी वैल्यू बताइए, आर ए और आर बी की वैल्यू बताइए। ठीक है, आर ए और आर बी की वैल्यू बताइए, या तो ओवरऑल मोमेंट बताइए कि बॉडी हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी। तो जब भी हम मोमेंट के साइन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें पूरी कैलकुलेशन करने से पहले हम एक पॉइंट लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पॉइंट का निर्धारण करते हैं, पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि मोमेंट हमें निकालना कहां पर है, मोमेंट हमें कहां निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने मोमेंट क्या किया, ओ पॉइंट, ए पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट। अगर हम मोमेंट अबाउट ए लिखें, पॉइंट ए लिखे, तो हम यहां से लिखते हैं एम ए, कुछ ऐसे एम ए लिखते हैं। ठीक है, एम ए लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब देखिए ए पॉइंट पे हमने मोमेंट की बात की है, तो सबसे पहला हमारा यहां से निकल के आता है कि ए पॉइंट पे जितने भी हमारे फोर्स लग रहे होंगे उसके कारण मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर ए के कारण भी मोमेंट जीरो होगा, इसके अलावा और कोई भी हमारा फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, इसलिए मोमेंट यहाँ पे और जीरो नहीं होगा। अब देखिए आर बी के कारण अगर हम मोमेंट निकालना चाहें तो हमारा मोमेंट कुछ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है, ए बी कोई डिस्टेंस हो सकती है, ये ए बी कोई डिस्टेंस हो सकती है। ए पॉइंट के अबाउट अगर हम आर ए के कारण मोमेंट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ए बी हो जाएगी। अब देखिए ये बॉडी पे हमने फोर्स कहां से लगाया है, नीचे से फोर्स लगाया है, तो बॉडी किधर की तरफ मोशन कर रही है, बॉडी कुछ ऐसे की तरफ जाएगी, ये फोर्स हमारा कुछ रोटेट होकर ऐसे की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। इसके कारण अब मोमेंट, अब बताइए ओ पॉइंट के ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट जब हम निकाल रहे हैं इस फोर्स के कारण, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में गति कर रहा है, ये फोर्स कहीं एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा के विपरीत गति कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम घड़ी की दिशा के विपरीत बात करें तो उसे हम पॉजिटिव ले सकते हैं। उसके अलावा अब देखिए दूसरे मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये W2 के कारण हमारा मोमेंट एक जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि ये W2 हमारा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए डी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ए डी डिस्टेंस हो जाएगी, तो अब W2 इंटू ए डी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए डी। अब यहाँ पे ये बताना है कि ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज था जिसको हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। ये बताइए कि अब ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज कुछ इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में गति कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रही है कुछ। ये देखिए यहां से हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स के कारण हमारी बॉडी के मतलब फोर्स के कारण हमारा मोमेंट कुछ क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है। तो क्लॉकवाइज जब जनरेट हो रहा है तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, तो क्लॉकवाइज को हम क्या मान लेंगे, निगेटिव मान लेंगे। अपने आप हम क्लॉकवाइज को फिर निगेटिव मानेंगे, तो यहाँ पे जो हम पॉजिटिव साइन लगा रहे थे यहाँ पे क्या करेंगे, हम निगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर तीसरे फोर्स की बात करें, तीसरा फोर्स हमारा क्या है, W1 है। W1 के कारण भी हमारा मोमेंट जनरेट होगा। अब ये नहीं पता हमें कि पॉजिटिव जनरेट होगा या फिर निगेटिव जनरेट होगा, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम इस W1 की बात करें, मोमेंट की बात करें इसके कारण, तो मोमेंट हमारा कुछ इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये जाएगा कुछ, देखिए ये जाएगा कुछ हमारा मोमेंट। तो ये जा रहा है जब, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में गति कर रहा है ना। ये इस फोर्स को अगर हम घुमाएं तो क्या करेगा, ये घड़ी की दिशा में गति करेगा, क्लॉकवाइज मोशन करेगा। और क्लॉकवाइज को हमने क्या मान रखा है, क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव मान रखा है, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पहले ही पॉजिटिव मान लिया है। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला हमारा, क्लॉकवाइज वाला हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस लगाकर W1 इंटू
W1 इंटू क्या कर लेंगे, डिस्टेंस कितनी है AC, डिस्टेंस हमारी क्या है AC, यहाँ पे डिस्टेंस हम AC ले लेंगे। इसको क्वेश्चन में हम जब सॉल्व करेंगे तो काफी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिवाइज करता हूँ, इसे काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने कहा कि जब भी हम क्लॉकवाइज, दो हमने बात की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मोमेंट या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें, एक हमारा था एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, दो ही डायरेक्शन हो सकती है। क्यों, मान लीजिए इस पे हमने लिया, ये हमारा कोई O पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट है, हमने इस पे फोर्स लगाया और ये हमारी डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए हमारी डिस्टेंस x है, हमने F फोर्स इस पे लगाया। तो अब बॉडी हमारी क्या करेगी, बॉडी हमारी इस पे फोर्स लगाने के कारण, मतलब कि हमने ऊपर से एक धक्का दिया, यहाँ से हमने ऊपर से धक्का दिया, तो अब ये क्या करेगी, ये इधर जाने की कोशिश करेगी। ये देखिए ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें तो ये क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है ना, ये तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। उसी तरीके से अगर हम ये बोले कि हम इस बार A पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, A पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहे हैं, O पॉइंट पे हमने फोर्स लगा दिया F, और ये डिस्टेंस क्या है, x है, ये डिस्टेंस हमारी x है। तो अब बॉडी हमारी बताइए किस तरह, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, और ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी अब इस बार इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण हमारा बॉडी इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, है ना। इस बॉडी यहाँ पे फोर्स लगाने के कारण बॉडी हमारी नीचे आने की कोशिश करेगी, मतलब मोमेंट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से क्लियर होके आता है कि आप जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें से किसी एक को पॉजिटिव माने, मतलब या तो क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मान के चले, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के चले, फिर अगर आपने क्लॉकवाइज को उस पूरे क्वेश्चन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे लग रहे हो, यहाँ पे लग रहे हो, इन सभी फोर्स के कारण बॉडी हमारी किधर, क्लॉकवाइज में ही मोशन करेगी। तो इन सभी को अगर मान लीजिए यहाँ पे F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ F3 है, इन सभी फोर्सेस के कारण जब बॉडी हमारी क्लॉकवाइज में गति कर रही है तो इसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, मतलब इसके मोमेंट को हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। बाकी अदर अगर अपोजिट, अब इसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, कोई हमारा फोर्स यहाँ लग रहा है, इसके कारण हमारा क्या, बॉडी इधर मोशन कर रही है जो एंटी क्लॉकवाइज में है, तो उसको हम निगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लेके चले और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेके चले, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप क्लॉकवाइज को भी निगेटिव लेके चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। हाँ, लेकिन बात ये ध्यान रखने वाली है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी मोमेंट आप निकालेंगे उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में किसी एक पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट जो निकाला है, उसमें अगर आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो सभी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहे हैं सबको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक मोमेंट क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया और दूसरे मोमेंट क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे क्लॉकवाइज मोमेंट को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना पड़ेगा। आई होप आप लोग को साइन कन्वर्जन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में काफी डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमारा पॉजिटिव और कैसे हमारा निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने एक बेहतरीन थ्योरम को पढ़ने के लिए, जो कि हमारा वेरिगनस थ्योरम है। उससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट देख लेते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट की बात करते हैं। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट मतलब आघूर्णों का वर्गीकरण। क्या, आघूर्णों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ पे काफी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे 3-4 ऐसे पॉइंट आते हैं जो कि समझना काफी ही प्रॉब्लम देता है। क्यों, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट हमारे हैं ना, 4 जो ऐसी हम एक बात करेंगे अभी 4 पॉइंट की, ये चारों पॉइंट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमें ये समझना, उस एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे हम इसे। बाकी अगर हम इसको थ्योरी के हिसाब से देखिए, तीनों जो 4 हम पॉइंट लेंगे या 3 पॉइंट लेंगे, इन तीनों में मोशन हमारा रोटेटरी ही होगा, मतलब कि घुमाव गति ही होगा। बट समझने में प्रॉब्लम क्यों आती है, आइए इसे देख लेते हैं। काफी इजी तरीके से समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहला अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट की बात करते हैं तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन में मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है हमारा टर्निंग मोमेंट। क्या, टर्निंग मोमेंट।
टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं घुमाव घूर्ण। क्या? घुमाव घूर्ण। देखिए, टर्निंग मोमेंट को अगर एग्जाम्पल से समझना है तभी हम इसे समझ पाएंगे। कैसे? हमारा जो अगर हम अपने घरों में विंडो को देखते हैं या फिर डोर को देखते हैं, मतलब दरवाजा को देखते हैं, तो दरवाजा क्या होता है? दरवाजा एक पिन ज्वाइंट से जुड़ा होता है। कुछ अगर एग्जाम्पल से देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा होता है। ये मान लीजिए हमारा कोई दरवाजा है, ठीक है, ये कोई हमारा दरवाजा है। या फिर एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये हमारी कोई एक बॉडी है। इसको क्या किया हमने? यहाँ पे एक पिन लगा के ज्वाइंट कर दिया है। इसको हमने क्या किया? यहाँ पे एक पिन लगा के हमने इसे रोक रखा है, मतलब बांध रखा है। ये क्या करता है? ये मोशन कर सकता है, इधर और इधर मोशन कर सकता है, ठीक है। कैसे करेगा ये अभी देखते हैं कि फोर्स हम कहाँ लगाएंगे कि ये मोशन कुछ इस तरीके से करेगा। ये कोई ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पे हमने पिन लगा रखा है, ठीक है। और ये हमारी क्या है? ये हमारी बॉडी है। हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी पे हमने कोई एक फोर्स लगाया है। कुछ फोर्स हमने यहाँ पे एक फोर्स एफ फोर्स लगाया है, कोई एफ फोर्स हमने लगाया है, ठीक है। कोई फोर्स हमने एफ लगाया है जिसके कारण, अब देखिए, फोर्स हमने लगाया है तो मोमेंट तो हमारा जनरेट होना चाहिए। क्यों? इस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालना चाहें, ओ पॉइंट के अबाउट, तो हमारा मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? देखिए, यहाँ पे हमारी कोई डिस्टेंस ओ ए होगी। ये ओ पॉइंट को ले लें, अगर यहाँ पे हम कोई ए पॉइंट ले लें तो हमारा डिस्टेंस ओ ए होगा। तो यहाँ पे मोमेंट तो हमें पता है कि मोमेंट हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मोमेंट एम की बात करें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए आएगा, ठीक है, ओ ए आएगा। उसके आगे अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो हमें यह भी लिखना होगा कि क्या ये मोमेंट हमारा क्लॉकवाइज आया है या एंटी क्लॉकवाइज आया है। तो आप देखिए, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम इसे रोटेट कराते, मतलब इस पे फोर्स लगाते हैं, हम इधर से फोर्स लगाएं तो ये बॉडी क्या करेगी? बॉडी कुछ इधर जाने की कोशिश करेगी, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं? तो यहाँ पे टर्निंग मतलब ये टर्न ले रही है। इस पॉइंट के अबाउट बॉडी पे जब हमने इधर से फोर्स लगाया तो इसके कारण ये बॉडी क्या कर रही है? इधर टर्न लेने की कोशिश कर रही है, इधर की तरफ टर्न लेने की कोशिश कर रही है। किस साइड में? इस साइड में टर्न लेने की कोशिश कर रही है। इसे हम बोलते हैं टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट वो मोमेंट होता है अगर हम बॉडी को किसी एक पॉइंट पे पिन कर दें, मतलब एक पॉइंट पे पिन की हेल्प से उसे रोक दें और उस पे हम फोर्स लगाएं, तो वो बॉडी क्या करती है? एक डायरेक्शन में टर्न होने की कोशिश करती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं टर्निंग मोमेंट। तो यहाँ पे हमारा टर्निंग मोमेंट ये कुछ होता है जहां पे हमने एक पिन ज्वाइंट लगाई और इस पे फोर्स हमने लगाया जिसके कारण बॉडी हमारी इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे हमारा एक टर्निंग मोमेंट जनरेट होता है, टर्निंग मोमेंट आता है। लेकिन अब ये बताना है कि क्या ये टर्निंग मोमेंट हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि जब भी हम मोमेंट की बात करते हैं तो हमें ये बताना बहुत ही जरूरी है कि वो मोमेंट हमारा जो लग रहा है, जो आघूर्ण हमारा लग रहा है, क्या वो हमारा क्लॉकवाइज है या फिर क्या वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो ये इस मोमेंट को अगर हम बताएं, यहाँ पे देखें, हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं तो इस फोर्स के कारण बॉडी हमारी किस साइड में जा रही है? इस साइड में जा रही है। अगर हम पूरी इस बॉडी को घुमाने की कोशिश करें, हमने क्या बोला कि जब भी हमें मोमेंट की डायरेक्शन पता करनी हो तो हम उस बॉडी को क्या करते हैं? इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे बंधी हुई है, जिस पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, उसके अबाउट हम इसको क्या करते हैं? पूरा घुमा देते हैं। इस पे घुमाने की कोशिश करें तो कुछ बॉडी हमारी ऐसे रोटेट होगी, यहां से चल के ऐसे कुछ रोटेट होगी। तो अब आप बताइए कि क्या ये क्लॉकवाइज गति कर रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज गति कर रही है? देखिए ना, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही है तो बॉडी हमारी क्या गति कर रही है? किस डायरेक्शन में मोशन कर रही है? क्लॉकवाइज मोशन कर रही है। इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। तो जब भी हम मोमेंट निकालते हैं, इस ओ पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट निकाला है, मोमेंट हमने ओ पॉइंट के अबाउट निकाला है, ठीक है। अगर यही मोमेंट हम ए पॉइंट के अबाउट निकाल देते, एम ए की अगर हम बात करते, तो हमारा मोमेंट क्या हो जाता? जीरो हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स यहीं से जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम मोमेंट निकालते हैं, पहली चीज तो ये कि हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। हम उसकी डायरेक्शन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख के हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमने जो फोर्स लगाया है उसके कारण हमारी बॉडी इस दिशा में घूम जाएगी। ओके, तो टर्निंग मोमेंट ये होता है। उसके बाद अगला हमारा एक मोमेंट आता है बेंडिंग मोमेंट। दूसरा मोमेंट हमारा निकल के आता है, दूसरा मोमेंट हमारा होता है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट को हम बोलते हैं नमन घूर्ण।
बैंडिंग मतलब कि बैंड हो जाना, किसी एक पॉइंट से बैंड हो जाना, ठीक है। बैंडिंग मतलब किसी एक पॉइंट से बैंड हो जाना। सबसे इजी एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आप पेड़ को देखे होंगे, ट्री को देखे होंगे। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक ट्री है, ये कोई हमारा एक पेड़ है, ठीक है। ये कोई हमारा क्या है, एक पौधा है। ऐसे बाहर ऐसे ही नॉर्मल हम बना रहे हैं। ये कोई हमारा क्या है, एक ट्री है। इसमें क्या है, कुछ टहनियां निकली हुई हैं। ये कोई डाली या फिर टहनी निकली हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है ना, यहाँ पे अब फिक्स है। और टर्निंग में क्या था, टर्निंग में हमारा यहाँ पे एक पिन की हेल्प से हमने लगाया था, जो कि यहाँ पे पूरा घूम सकता था। लेकिन हमारा बैंडिंग में क्या है, बैंडिंग में हमारा यहाँ पे एक फिक्स हो गया है। जैसे हमारा कोई एक पेड़ है, इस पेड़ की एक कोई डाली यहाँ बाहर की तरफ निकली हुई है और ये फिक्स है यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस टहनी पे यहाँ पे कोई हमारा क्या है, एक आम है या फिर कुछ भी है, आम नॉर्मल हम ले लेते हैं, क्या है, मैंगो। हम चाहते हैं कि इस मैंगो को तोड़ लें। यहाँ पे जो इस पेड़ में हमारा ये मैंगो लगा है, हम चाहते हैं इस मैंगो को तोड़ लें। अब हम क्या करते हैं, हम इस पे जाते हैं, इस पेड़ पे चढ़ते हैं और यहाँ से हम इस तरह से होकर कुछ यहाँ तक पहुंच जाते हैं, कुछ यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मतलब कि ये ओ पॉइंट है और ए पॉइंट पे हम कुछ यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मतलब पेड़ से हम, पेड़ की जो मेन ये है, इससे हम क्या करते हैं, यक्स डिस्टेंस पे कुछ आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जब हैं तो हम कुछ वेट लगा रहे होंगे, नीचे की तरफ लगा रहे होंगे, तो उसी वेट की हम बात कर लेते हैं। उसी वेट को मान लो हम फोर्स मान लेते हैं एफ, ठीक है। जब हम फोर्स एफ लगाते हैं तो अब हम क्या देखते हैं कि हम जब वहां तक पहुंचते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो ये पहले तना था यहाँ पे ओ ए कुछ इस तरीके से था। अब क्या है, अब ये बैंड होके कुछ ऐसे नीचे की तरफ झुक जाता है। क्या करता है, झुक जाता है यहाँ पे नीचे की तरफ। मतलब कि पहले हमारा कुछ ऐसे था, पहले हमारा कुछ ऐसे था, तो अब जब हमने यहाँ पे चढ़ा तो इस फोर्स लगने के कारण ये क्या कर रहा है, कुछ नीचे की तरफ झुक जा रहा है, कुछ ऐसे हो जा रहा है। होता है, आप डेली एग्जाम्पल में देखते हैं इसे। तो जब एक सिरा वहीं रहता है और इसका दूसरा सिरा नीचे की तरफ आ जाता है, झुक जाता है, उसे हम बोलते हैं बैंडिंग मोमेंट। बैंडिंग मतलब बैंड होना, बैंडिंग मतलब बेंड होना, बेंड होना मतलब मुड़ जाना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं बैंडिंग मोमेंट। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंट की बात करें तो हमारा ओ पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस हो गई है इंटू फोर्स कितना, एफ फोर्स हो गया। अब आप बताइए कि क्या ये डिस्टेंस एफ के कारण अब हमें बताना पड़ेगा ना कि हमारी बॉडी क्या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी या फिर क्लॉकवाइज जाएगी। ये जो हमारा तना बाहर निकला हुआ है, ये क्या नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए, अगर नीचे की तरफ आएगा तो हमारा क्लॉकवाइज मोशन होगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा। तो आप बताइए कि हमारी बॉडी किधर जा रही है। बॉडी हमारी नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आने का मतलब कि हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। तो कौन सी मोशन कर रही है, क्लॉकवाइज मोशन कर रही है। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जब हमारी बॉडी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है, इसका मतलब है कि फोर्स जब हमने एफ लगाया यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि भाई हमने बताया है ओ पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा, ये क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। क्यों, क्योंकि तीनों जितनी भी हम अभी डिफिनीशन बता रहे हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आई होप आपको बेंडिंग मोमेंट भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। टर्निंग में हमारा क्या था, टर्निंग में ये जो ओ पॉइंट था वो फिक्स नहीं था। टर्निंग में ओ पॉइंट को हमने एक पिन लगाया था, एक पिन ज्वाइंट से हमने वहां पे जोड़ा था, जो कि क्या कर रहा था, ये एक मोशन कर सकता था, ऐसे घूम सकता था यहाँ पे। लेकिन बैंडिंग में हमने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, भार के कारण ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बैंडिंग मोमेंट। उसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और टिपिकल, बहुत ही टिपिकल पॉइंट निकल आता है यहाँ पे तीसरा, जिसे हम बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट। क्या, ट्विस्टिंग मोमेंट। देखिए, ट्विस्टिंग को हम बोलते हैं मरोड़, मरोड़ या फिर ऐठन, मरोड़ घुड़। कुछ लोग कहते हैं कि ट्विस्टिंग मोमेंट जो है वही हमारा टर्निंग मोमेंट है। क्या ऐसा है, आपको क्या लगता है, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम ले, यहाँ पे मोमेंट की हम बस बात करेंगे, यहाँ पे हम ये नहीं निकालेंगे कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बस हम ये समझेंगे कि ट्विस्टिंग और टर्निंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यही दो चीजें यहाँ पे समझने के लिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। आप जब कपड़े को धुलते हैं, किसी भी कपड़े को आप धुलते हैं, तो उस कपड़े को धुलने के बाद आप क्या करते हैं, उसके पानी को निकालते हैं, ठीक है। पानी को निकालने का मतलब कि ये हमारा कुछ कपड़ा ऐसे रहता है, ये कोई हमारा एक कपड़ा है। हम क्या करते हैं कि हम
इस मान लीजिए कि हम दो लोग मिलके, एक कोई पर्सन यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई एक पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस कपड़े को हम निचोड़ते हैं। निचोड़ने का मतलब ये है कि हम एक साइड से हम दूसरा, एक बंदा क्या करता है इस डायरेक्शन में मोड़ता है इसे, और दूसरा बंदा क्या करता है इस डायरेक्शन में मोड़ता है इसे। मतलब कि दोनों लोग आपस में मोड़ते हैं, एक इस डायरेक्शन में मोड़ता है और दूसरा इस डायरेक्शन में मोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा टर्निंग है, लेकिन ये हमारा ट्विस्टिंग हो गया। ट्विस्टिंग मतलब कि एक लोग दूसरे डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं, उसे मोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि ये मोशन मोड़ रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं, इसे क्या बोल दिए एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा बी वाला है, ये इस तरह इधर पकड़ के क्या कर रहा है क्लॉकवाइज मोड़ रहा है इसे, तभी तो पानी हमारा बाहर निकल रहा है, ये पानी हमारा कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो जाती है कि ट्विस्टिंग जो होती है, ट्विस्टिंग हमारा मतलब एक मरोड़ है। हम क्या करते हैं दोनों लोग आपस में अपोजिट दिशा में हम मोशन कराते हैं, उसको मोड़ते हैं दोनों लोग अपोजिट दिशा में, ठीक है। लेकिन टर्निंग हमारा क्या था, टर्निंग हम फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा रहे थे, जिसके कारण हमारी बॉडी एक दिशा में मोशन कर रही थी, ठीक है। और टर्निंग में हमने क्या एक पिन ज्वाइंट लगाया था, लेकिन ट्विस्टिंग में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्विस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, कोई ये बंदा ए है, वो चाहता है कि हम यहाँ पे भैया हम मोड़े ही ना, केवल एक ही लोग मोड़े, तो ये हमारा ट्विस्टिंग में आ गया। इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी अगर समझे तो ये बुक में एग्जांपल दिया रहता है जनरली, इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा कोई एक एग्जांपल होता है, ठीक है। ये हमारा शाफ्ट है, कोई गोल शाफ्ट है जिसका ये सेंटर हमारा होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसे हम मोड़ने की कोशिश करते हैं, एक तरफ से हमने ओ पॉइंट पे क्या किया फिक्स कर दिया, हमने ए ओ पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, और एक दूसरा एग्जांपल हम इसे जैसे अपने ट्विस्टिंग टर्निंग में हमने बनाया था वैसे भी देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, दूसरी एक साइड को हमने क्या किया फिक्स कर दिया, दूसरी साइड को हमने क्या किया फ्री इंड कर दिया, ये छोड़ दिया इधर ही बाहर की तरफ, ठीक है। कुछ ऐसे, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, उसी तरीके से ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा बल लगा रहे हैं, हम एक ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, जिसे इसे पकड़ के हमने ऐसे क्या कर दिया फोर्स लगा के, मतलब हमने क्या किया इसको हम सोच रहे हैं कि ऐसे हम मोशन करा दें। तो जब ये मोशन करेगा तो एक साइड फिक्स रहेगा, मतलब ये ऐठन में आ जाएगा, ये घूमने लगेगा और घूमेगा और घूमेगा, हम जितना फोर्स लगाएंगे वो घूमता चला जाएगा घूमता चला जाएगा। उसी तरीके से हम अगर यहाँ पर भी बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम एक फोर्स लगा के हम इसे मोशन करा रहे हैं, मतलब ऊपर से क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या टर्निंग में ऐसा था, टर्निंग में ऐसा नहीं था। टर्निंग में एक समय ऐसा आएगा ट्विस्टिंग में कि हम उसे और ज्यादा से ज्यादा घुमा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन टर्निंग में ऐसा नहीं है, टर्निंग में जब तक हम फोर्स लगाते रहेंगे तब तक वो घूमता रहेगा। जैसे हम कपड़े वाला एग्जांपल लिए हैं, तो कपड़े में हमें पानी जब तक निकालना रहता है, जब तक पानी हम निकाल सकते हैं वहां तक हम उसे मोड़ते जाते हैं और मरोड़ते जाते हैं मरोड़ते जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसमें से पानी निकलना बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हाँ चलो अब यहाँ से पानी निकल गया, अब इसे और ज्यादा नहीं मरोड़ते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा यह है। टर्निंग में ऐसा नहीं है, टर्निंग में हमने दरवाजे का जो एग्जाम्पल लिया था, दरवाजे को क्या कर रहे थे हम, जब तक चाहे तब तक हम उसे घुमा सकते हैं, दरवाजे को जितनी बार चाहे उतनी बार हम उसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्टिंग में ऐसा नहीं है, ट्विस्टिंग में हम एक पर्टिकुलर टाइम तक ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम और फोर्सेस वहां लगाते जाएं, बल लगाते जा रहे हैं तो वो क्या करेगी कि बीच से टूट जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों क्लियर हो चुका होगा, तीनों ही क्लासिफिकेशन जो इसका था, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, टर्निंग बैंडिंग एंड ट्विस्टिंग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी इसमें डाउट हो देखिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर पिछले चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल बेहिचक आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट आता है उससे आप रिलेटेड होकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम नंबर 7355780882 0682, ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। आप इस पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने बेस्ट एक मोमेंट की थ्योरम को पढ़ते हैं। जैसे हमने वहां पे लामीज थ्योरम पढ़ा था, उसी तरीके से हमारा एक मोमेंट से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिग्नेंस थ्योरम बोलते हैं। तो इसे हम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं वेरिग्नेंस थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने एक बेहतरीन मोमेंट की थ्योरम, जो कि हमारा कौन सी थ्योरम होती है, वेरिग्नन थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम। अब थोड़ा इसकी मीनिंग को देख लीजिएगा।
वेरिग्नन्स थ्योरम। देखिए वेरिग्नन्स थ्योरम क्या होती है, हमने फोर्स में दो थ्योरम पढ़ी थी, लामीज थ्योरम पढ़ी थी और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था हमने। उसी तरह से यहाँ पे हमारा मोमेंट निकालने के लिए हम वेरिग्नन्स थ्योरम की बात करते हैं। कभी कभी ये लोग कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जब क्वेश्चन पूछ लेता है हमारा, ऐसे भी 1 नंबर में जो क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है तो वो पूछ लेता है कि वेरिग्नन्स थ्योरम हमारा किससे रिलेटेड है। फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स की कैलकुलेशन रिएक्शन निकालने के लिए होता है, फोर्स निकालने के लिए होता है, किसी बॉडी पे हमारा कपल निकालने के लिए होता है और कहीं मोमेंट निकालने के लिए होता है। किससे रिलेटेड होता है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जाइए कि वेरिग्नन्स थ्योरम की बात हम ओनली मोमेंट निकालने के समय ही बात करते हैं। ठीक है, तो वेरिग्नन्स थ्योरम को हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे सिंपल लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम दो फोर्स की बात करते हैं। कोई एक फोर्स हमारा, कोई ये पी फोर्स है, ठीक है, ये कोई पी फोर्स है, और कोई दूसरा फोर्स हमारा क्यू है, ये कोई क्यू फोर्स है हमारा, कोई दूसरा फोर्स है। ठीक है, तो वेरिग्नन्स थ्योरम के अनुसार अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कोई एक पॉइंट ओ लेते हैं, ये कोई पॉइंट हम इससे कोई ओ लेते हैं। ठीक है, इन जो भी हमारे ये दो फोर्सेस हैं ये किसी एक प्लेन पे लग रहे हैं। एक प्लेन पे मतलब को प्लेनर फोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कॉन्करेंट हो, छोड़ दीजिए, कॉन्करेंट नहीं है छोड़िए, लेकिन को प्लेनर होना काफी जरूरी है। ठीक है, तो वो दोनों फोर्सेस अगर किसी एक प्लेन पे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि दोनों फोर्स अगर इस प्लेन पे लग रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ओ लेते हैं, ठीक है, और इसकी पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। तो वेरिग्नन्स थ्योरम क्या कहता है, कह रहा है कि अगर, वेरिग्नन्स थ्योरम ये कह रहा है कि अगर हमारे किसी प्लेन पे दो फोर्सेस या दो से अधिक फोर्सेस, जैसे कि यहाँ पे हम दो फोर्सेस की बात किए हैं, तो हमारा कोई दो फोर्सेस पी फोर्स एंड क्यू फोर्स के कारण अगर हम किसी ओ पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं, मतलब पी फोर्स के कारण हम कोई ओ पॉइंट पे मोमेंट एंड क्यू फोर्स के कारण हम ओ पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं, तो उन दोनों का मोमेंट का जो योग होता है ना, इन दोनों के रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। और उनका रिजल्टेंट का जो मोमेंट भी अगर हम निकालेंगे वो हमारा इसी ओ पॉइंट से ही जाना चाहिए। समझे आप? नहीं समझ में आया होगा, चलिए देखते हैं फिर से। हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये जो पी पॉइंट है, पी फोर्स है, पी फोर्स का मोमेंट किसके अबाउट, ओ के अबाउट। पी फोर्स का हमने जो मोमेंट निकाला है, पी फोर्स का अगर हम मोमेंट निकाले तो ये देखिए हमारा पी फोर्स है, इधर लग रहा है, तो मतलब ये कुछ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा हमारा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा। उसी तरह से अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू के कारण भी हमारा मोमेंट कुछ इधर की तरफ आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये चीजें कह रहा है कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, देखिए फिर से समझते हैं इसे। ये कोई ओ पॉइंट है, हमने क्या किया, एक पी फोर्सेस हमने लिया, पी फोर्स लिया, और दूसरा हमने क्यू फोर्स लिया, ये इसे हमने ए माना है, दूसरा हमने क्या किया, ये क्यू फोर्सेस लिया, ठीक है, इसे हमने बी माना है। तो हमने ये कहा, वेरिग्नन्स थ्योरम ये कह रहा है कि हमारा ये जो मोमेंट, हम पी फोर्स के कारण जो मोमेंट निकाल रहे हैं ओ के अबाउट, मतलब ओ के अबाउट अगर हम पी का मोमेंट निकाल रहे हैं, मतलब एम ओ के अबाउट अगर हम पी फोर्सेस के कारण मोमेंट निकाल रहे हैं, पी फोर्स के कारण प्लस क्यू फोर्स के कारण हम जो मोमेंट निकाल रहे हैं किसके अबाउट, ओ के अबाउट जो मोमेंट निकाल रहे हैं, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट की बात करें, इन दोनों फोर्सेस के अगर परिणामी फोर्स आर की भी बात करें, आर की भी बात करें, तो ये आर का जो मोमेंट हमारा अगर इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो वो इन दोनों मोमेंट के सम के बराबर होता है। समझे? मतलब कि ये चीजें ये कह रहा है, वेरिग्नन्स थ्योरम ये कह रहा है कि रिजल्टेंट, देखिए डिफिनीशन समझिए, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P एंड Q, जो P और Q का रिजल्टेंट है उसका मोमेंट, उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट O, मतलब कि P और Q का जो रिजल्टेंट हमारा R है, R का अगर हम मोमेंट निकाल रहे हैं O पॉइंट के अबाउट, वो बराबर होता है, वो बराबर होता है P फोर्स के कारण, P फोर्स के कारण लगने वाला मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट, ठीक है, अबाउट ओ पॉइंट
प्लस क्यू फोर्स के कारण लगने वाला मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर P और Q फोर्स आपस में मतलब अलग अलग मोमेंट निकल रहे हैं, O पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं, तो अगर उन दोनों का मोमेंट हम जोड़ दें तो उनका जो फोर्स का जो रिजल्टेंट R आ रहा है, अगर उसका मोमेंट भी हम O पॉइंट के अबाउट निकाले तो वो बराबर होते हैं। ठीक है, वेरिग्नन्स थ्योरम ये कहता है हमारा कि मतलब कि हमारा अगर P फोर्स का मोमेंट हमने O पॉइंट के अबाउट निकाला और Q फोर्स का मोमेंट भी हमने O पॉइंट के अबाउट निकाला, तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा अगर उसका भी मोमेंट हमने इसी O पॉइंट के अबाउट निकाला, तो इन दोनों फोर्सेस के कारण जो हमारा मोमेंट आया है अगर उनको जोड़ दे तो उसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होता है। इसको शॉर्ट टर्म में अगर हम लिखें तो मोमेंट अबाउट O ऑफ रिजल्टेंट R इक्वल मोमेंट अबाउट O ऑफ P फोर्स प्लस मोमेंट अबाउट O ऑफ Q फोर्स। ये चीज हमारा वेरिग्नन्स थ्योरम कहता है, सबसे सिंपल चीज है ये चीजें कहती है। तो आई होप आप लोगों को वेरिग्नन्स थ्योरम काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मतलब कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कई सारे फोर्सेस हैं, यही नहीं कि P और Q ही फोर्सेस हैं, इसके अलावा भी अगर नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, तो उन सभी नंबर ऑफ फोर्सेस को अगर अलग अलग फोर्सेस की मोमेंट को हम किसी एक O पॉइंट से मोमेंट को निकालें, ठीक है, ये चीजें है कि अगर P फोर्सेस का भी मोमेंट हम उस O पॉइंट के अबाउट और Q फोर्सेस का मोमेंट भी हम उस O पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो उन दोनों फोर्सेस जो P और Q का एक रिजल्टेंट आएगा, हमने जो कि क्या पैरेललोग्राम या फिर लामीज थ्योरम कहीं भी हमने ट्रायंगल्स लॉ हमने कहीं भी रिजल्टेंट फोर्स की बात की थी, परिणामी बल की बात की थी, तो अगर उसका भी मोमेंट हम उसी पॉइंट O के अबाउट निकाले तो इन दोनों फोर्सेस के कारण जो मोमेंट निकला है उसके योग के बराबर होता है रिजल्टेंट के कारण जो मोमेंट निकलता है। ठीक है, आई होप आप लोग को वेरिग्नन्स थ्योरम काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। देखिए हमने बोला ना यहाँ पे डेरिवेशन हम नहीं करा सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रही है। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आप हमारी लेक्चर में जा सकते हैं, जहां पे डिटेल लेक्चर है, वहां पे वेरिग्नन्स थ्योरम काफी अच्छे से बताया गया है। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहां पे हमारा मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, एक हमारा प्रिंसिपल वहां से निकल के आता है। देखिए यहाँ पे एक और टर्म्स, यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे समझने वाली एक और पॉइंट है कि कभी कभी पूछ लेता है रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है। रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है? रिजल्टेंट मोमेंट मतलब परिणामी आघूर्ण। ये क्या होता है? देखिए हमने इसकी बात कर ली है पहले, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं किया अभी, तो ये समझ में नहीं आया होगा पहले कि परिणामी आघूर्ण क्या बोलते हैं। देखिए हमने बोला था एक बीम लेते हैं, जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिया था हमने बीम की, वही एग्जाम्पल फिर से बनाते हैं। चलिए ये हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड ले रहे हैं, बीम ले रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, दो सपोर्ट पे हमने खड़ा कर दिया, इसे मतलब टिका दिया। एक सपोर्ट यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसे हमने बोला O पॉइंट या फिर A पॉइंट, इसे हमने बोला B पॉइंट, ठीक है। इस पे कई सारे फोर्सेस हमने लगा दिया, मान लीजिए कोई P फोर्स लगाया, ये कोई Q फोर्स लगाया, और यहाँ पे हमारा कोई रिएक्शन RB आएगा जो कि हमने पहले ही देख लिया था, और यहाँ कोई रिएक्शन RA आएगा, ठीक है। ये कोई C पॉइंट है हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई D पॉइंट है, ठीक है। देखिए तो परिणामी मोमेंट रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है? हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट, हमने मोमेंट की जब बात किया था तो हमने बोला था कि जब भी हम मोमेंट निकालेंगे एक अपना पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि हमें मोमेंट किस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालने की बात करें। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, पॉइंट बी पे मोमेंट निकालने की बात करते हैं। क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखते हैं क्या, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। जरूरी नहीं है कि हमने पॉइंट बी लिया है तो आप भी पॉइंट बी ही लेके सॉल्व करें। आपका मन आपको जहां से सॉल्व करनी हो, जहां इजी लग रहा हो, वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बट ध्यान ये रखना है कि ऐसे जगह मोमेंट लीजिए कि हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि हमने मोमेंट कुछ इस पॉइंट पे ले लिया, कहीं ऐसा ले लिया कि हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो, दो अननोन है और वो दो अननोन वैसे ही अभी भी है।
एक सॉल्व हुआ, एक सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसे जगह मोमेंट लेते हैं जहां पे हमारा क्वेश्चन काफी इजी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हमने क्या किया, पॉइंट बी पे मोमेंट ले लिया। देखिए जब हम पॉइंट बी पे मोमेंट लिए तो हम सबसे पहला लिखते हैं ये एम बी, समेशन ऑफ एम बी। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट बी के अबाउट जितने भी फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, वेरिग्नस थ्योरम को याद कीजिए। वेरिग्नस थ्योरम भी कुछ हमारा ऐसे ही था। क्या कह रहा है कि इस पॉइंट बी के अबाउट जितने भी इस बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे ये पी फोर्स है हमारा, क्यू है हमारा, और रिएक्शन आर ए है और आर बी रिएक्शन है, इस सभी फोर्सेस के कारण अगर हम मोमेंट, इन सभी फोर्सेस का मोमेंट हम बी पॉइंट के अबाउट निकाल देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, परिणामी रिजल्टेंट मोमेंट आ जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट बी सेलेक्ट किया, बी पॉइंट के अबाउट अब हम सभी फोर्सेस को घुमाते हैं। सभी फोर्सेस को हमने घुमाने का मतलब है कि हमने क्या किया, सबसे पहले क्यू फोर्सेस को हमने क्या किया, इसके अबाउट रोटेट कराया। डिस्टेंस कितनी है, बी और डी, बी डी डिस्टेंस है और क्यू फोर्स है। देखिए ये रोटेट होगा, कुछ इस तरह से जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस फोर्स को पकड़िए और जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है उसके अबाउट आप इसको क्या करिए, घुमा दीजिए। इसके अबाउट आप इसको क्या करिए, घुमा दीजिए। ठीक है, ये आपका घूम गया कुछ ऐसे। तो हमारा क्या आ रहा है, फोर्स, पहले हमारा मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी, बी इंटू डी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज छोड़ दीजिए क्योंकि हम परिणामी मोमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, आर बी के कारण तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं मोमेंट। आर बी के कारण तो हमारा मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा आ गया क्यू इंटू बी डी, प्लस पी पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो पी पॉइंट बी पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, बी सी डिस्टेंस पे है ना, बी सी डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करते हैं, पी को पकड़ते हैं और इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो पी इंटू बी सी आ जाता है हमारा। फिर उसके बाद ये देखिए, ये क्या था, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, इसको हमने पॉजिटिव माना है। ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, इसको हमने पॉजिटिव माना है। अब क्या हमारा आर ए बचता है, आर ए को अगर हम पकड़े और इसको घुमाएं तो हमारा कुछ इस तरीके से घूमेगा। अभी तक ये दोनों इस डायरेक्शन में घूम रहा था, लेकिन आर ए जो है हमारा इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन करने का मतलब कि हम यहाँ पे अब माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर ए इंटू ए बी हो जाएगा। यहां से जो कैलकुलेशन निकालने के बाद मोमेंट अबाउट बी, मान लीजिए अगर हमारा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मान लीजिए कि हमारा 10 न्यूटन मीटर आता है, प्लस 10 न्यूटन मीटर आता है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा प्लस 10 न्यूटन मीटर के साथ ही बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव आया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी 10 न्यूटन मीटर के मोमेंट के साथ। ठीक है, अगर यही वैल्यू हमारी नेगेटिव 10 आता, नेगेटिव 10 आने का मतलब कि बॉडी अब हमारी किस डायरेक्शन में मोशन करेगी, क्लॉकवाइज मोशन करेगी। क्यों, क्योंकि हमारा पता है कि क्लॉकवाइज हमारा क्या है, क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव है। तो आई होप आप लोग को परिणामी मोमेंट समझ में आया होगा, रिजल्टेंट मोमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना रहता है उस पॉइंट को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से सभी फोर्सेस को हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके। अगर उस पॉइंट पे भी फोर्सेस लग रहे हैं तो उसके कारण, उस फोर्स के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक हमारा इसमें और आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मतलब आघूर्ण का सिद्धांत। आघूर्ण का सिद्धांत ये क्या होता है, देखिए हमने बोला कि किसी बॉडी पे हम अगर फोर्सेस लगा रहे हैं उसके कारण हमारा मोमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये हमारी कोई ए बी पॉइंट है, ए बी बॉडी है, ये कोई हमारी ए बी बॉडी है। ठीक है, इस पे क्या कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ हमारे मोमेंट लग रहे हैं। कोई एक मोमेंट हमारा इधर लग रहा है, 10 न्यूटन मीटर का कोई मोमेंट ये लग रहा है, दूसरा मोमेंट भी कोई हमारा यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन मीटर का लग रहा है। ठीक है, तीसरा मोमेंट अब हमने कोई लगाया है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन मीटर का लग रहा है, और चौथा मोमेंट भी हमारा कोई है जो यहाँ पे ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन मीटर का है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि जितने भी मोमेंट हमारे एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, बराबर होंगे जितने भी मोमेंट हमारे क्लॉकवाइज लग रहे हैं, मोमेंट हमारे क्लॉकवाइज लग रहे हैं। ये क्या चीज है, देखिए हमारे कहने का मतलब इस प्रिंसिपल के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि अगर हमारी किसी बॉडी पे बहुत सारे मोमेंट लग रहे हैं
तो हम अगर उसमें मोमेंट की बात करें तो जितने हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लग रहे होंगे, आघूर्ण लग रहे होंगे, वो बराबर होंगे क्लॉकवाइज में जितने भी मोमेंट लग रहे हैं। ठीक है, मतलब बॉडी अगर हमारी ये रखी है तो एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात करें तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज हमारे मोमेंट कितने होंगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इसके कारण हमारी बॉडी क्या इधर आएगी, ये भी हमारी ये हमारी क्लॉकवाइज जा रही है, ये भी हमारी क्लॉकवाइज जा रही है और ये भी हमारी क्लॉकवाइज जा रही है, लेकिन ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल गलत लिया है। क्यों गलत लिया? ये 10 न्यूटन है, 4 न्यूटन है और 5 न्यूटन है, 19 न्यूटन आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर 19 कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हमारा ये हमारा क्लॉकवाइज है, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है और ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, लेकिन एक ऐसा 19 न्यूटन मीटर का है जो एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम क्या करते हैं कि मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज का और मोमेंट क्लॉकवाइज का दोनों को बराबर कर लेते हैं और दोनों बराबर आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये चीजें कहता है कि अगर किसी बॉडी पे कई सारे मोमेंट लग रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक साइड और क्लॉकवाइज मोमेंट को एक साइड कर लेते हैं, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसके कारण बॉडी हमारी क्या होती है, स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम में बनी होती है, साम्यावस्था में बनी होती है। ठीक है, इसमें मोमेंट आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसमें लीवर दिया है तो लीवर को हम क्या करेंगे, मशीन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें लीवर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लीवर को छोड़ते हैं और हम यहाँ पे लीवर टॉपिक को मोमेंट मशीन जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकेंड काइंड ऑफ लीवर और थर्ड काइंड ऑफ लीवर, जो तीनों लीवर है हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोमेंट में इतना ही। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी मोमेंट में इतना ही होगा। तो एक शॉर्ट रिवीजन की तरह हम और देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या और हमें याद क्या रखना है। देखिए कुछ याद करने वाली चीजें हैं मोमेंट में। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि मोमेंट हम किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। और मोमेंट हमारा होता क्या है, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आघूर्ण बराबर बल इंटू परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर दूरी। ठीक है, मोमेंट हमारा ये होता है। पहला चीज तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि मोमेंट जिस पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है उस पर लगने वाले फोर्स के कारण जीरो होता है, कारण मोमेंट जीरो होता है। ये भी हमने बात किया था। तीसरी चीज हमारी यहाँ पे ये पढ़ते हैं, देखने वाली चीज है कि मोमेंट क्लॉकवाइज को पॉजिटिव या निगेटिव दोनों मान सकते हैं, बट अदर डायरेक्शन को निगेटिव या पॉजिटिव मान सकते हैं। ये बोला था हमने, अगर क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मानेंगे, अगर क्लॉकवाइज को निगेटिव मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, ये चीजें हम बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा एक और आता है चौथा, कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हिसाब से परिणामी मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। अगर इसकी बात करें तो परिणामी मोमेंट हमारा जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे क्लॉकवाइज जितने भी मोमेंट होंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो चार या 5 पॉइंट यहाँ पे हैं जो याद करने वाली है। वेरिग्नेंस थ्योरम भी इसी से रिलेटेड थी। आई होप आप लोग को ये चैप्टर काफी अच्छा लगा होगा, काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जो हम समझाना चाहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे समझाने की। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है उसको हम एक पर्टिकुलर अलग से लेक्चर ले लेंगे, जिसमें हम सभी चैप्टर का क्वेश्चन या न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें बात कर लेंगे। हम केवल यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल से हमारे रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक लेक्चर में लेके पेपर से 1-2 दिन पहले हम उसे अपलोड कर देंगे। एक ही लेक्चर में सभी चैप्टर के हम न्यूमेरिकल 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल करके 1 घंटे की सीरीज बना के डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें आने वाले लेक्चर के लिए। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो हमारा नंबर हमने बताया था 7355780682 पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।